वेलकम टू डेली करंट अफेयर्स 365। ये जो वीडियो है 25 नवंबर 2025 इसका टाइटल है। इसमें बेसिकली फोकस किया गया है ऑन इकॉनमी के जो न्यूज़ हैं और बैंकिंग एंड फाइनेंस के न्यूज़ हैं। वीडियो बनाने का मेन मकसद है, करंट अफेयर्स का काम तो हो ही जाता है, प्लस इसके पीछे जो कंसेप्ट्स हैं उसको भी क्लियर किया जाए। ठीक है, इस वीडियो में कौन कौन सा न्यूज़ इंक्लूड किया गया है और कौन से कंसेप्ट्स हैं बैंकिंग एंड फाइनेंस के जो डील किया गया है वो इस प्रकार हैं। स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग, ये रेटिंग एजेंसी है, इसने अभी अपना रिपोर्ट निकाला है। उसने कहा है कि 25-26 में इंडियन इकॉनमी ग्रो करेगा बाई 6.5%। इसके साथ साथ जितने सारे इम्पोर्टेंट इंस्टीट्यूशंस हैं उनके भी फॉरकास्ट को देखेंगे। स्टैटिस्टिया ने एक रिपोर्ट निकाला है और वो कहा है कि वर्ल्ड का थर्ड लार्जेस्ट क्विक कॉमर्स मार्केट बन गया है इंडिया। फिर आरबीआई की रिपोर्ट आई है जिसमें उसने कहा है जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत जो आउटवर्ड रेमिटेंस है वो मार्जिनली ग्रो किया इन सितंबर। हम लोग जानेंगे लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम होता क्या है। ठीक है, आरबीआई के रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में जो एनआरआई का डिपॉजिट है ड्यूरिंग अप्रैल 20 सितंबर 2025 इसमें गिरावट आई है। तो फिर नॉन रेजिडेंट डिपॉजिट्स क्या होता है, एनआरआई अकाउंट क्या होता है, एफसीएनआरबी अकाउंट क्या होता है, एनआरओ अकाउंट क्या होता है, उसके बारे में जानेंगे। नागपुर बेंच जो है बॉम्बे हाई कोर्ट का, उसने एक इम्पॉर्टेंट जजमेंट दिया है। उसने कहा है अगर साइबर फ्रॉड होता है तो आप बैंक के अकाउंट को फ्रीज नहीं कर सकते हो। इसी में कंसेप्ट आता है लियन का। लियन क्या होता है, ठीक है। फिर आपने न्यूज़ सुना होगा, आरबीआई ने अनाउंस किया था कि जो इंडिया और यूरोपियन यूनियन जो यूरो जोन है, दोनों के बीच का जो क्विक पेमेंट सिस्टम है, जैसे इंडिया का क्विक पेमेंट सिस्टम है यूपीआई, यूरो जोन का है टिप्स, इसके बीच के जो क्रॉस बॉर्डर लिंकेज है वो काम शुरू कर दिया गया है। एक रिपोर्ट आया था जिसमें कहा गया भारत का सबसे वैल्यूबल जो ब्रांड है वो एचडीएफसी बैंक है। इंडिया और कनाडा ने एक नया टर्म्स ऑफ रेफरेंस साइंस किया है टू स्टार्ट टॉक्स ऑन सीपा, कंप्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट। फिर सीपा क्या होता है, एफटीए क्या होता है, ये सारा जो डिटेल है ना, एक अलग सा वीडियो किया गया है जो अपलोड हुआ था कल, आप उसको भी देख लेना, सारे कंसेप्ट आपके क्लियर हो जाएंगे उसमें। और ये भी आपने सुना होगा भारत में 4 नए लेबर कोड्स को नोटिफाई किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने। ठीक है, जस्ट ब्रीफ में इसके बारे में जानेंगे। पहला न्यूज़ जो है स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स, इसका एक रिपोर्ट आया है। रिपोर्ट का नाम क्या है, इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक। देखो, इस तरह का जब भी न्यूज़ आता है ना तो हमें क्या पढ़ना पड़ता है। एक तो ऑब्वियस रहेगा स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग या एसएनपी ग्लोबल रेटिंग जो है उसके फॉरकास्ट में इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ रेट का कितना फॉरकास्ट किया है, एक तो देखो वो रहेगा। दूसरा रहता है ना इकोनॉमिक आउटलुक एशिया पैसिफिक, ये रिपोर्ट किसने इशू किया है, तो ये रिपोर्ट इशू करने वाला कौन है, स्टैंडर्ड एंड पुअर ग्लोबल रेटिंग्स है। एसएनपी कहता है कि 25-26 में फाइनेंशियल ईयर में इंडिया का ग्रोथ रेट रहेगा 6.5%, जबकि वो कह रहा है नेक्स्ट ईयर 26-27 में ये ग्रोथ रेट होने की उम्मीद है 6.7% का। जबकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो आपका रिपोर्ट निकाला था नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस ने, उसने कहा था कि जो फर्स्ट क्वार्टर है इस साल का, फर्स्ट क्वार्टर का मतलब हो गया अप्रैल से लेके जून तक, तो अप्रैल से लेके जून तक 2025 में इंडियन इकॉनमी का जो ग्रोथ रेट था वो 7.8% था। इसका मतलब सबको उम्मीद है इंडियन इकॉनमी ग्रो करेगा। स्टैंडर्ड एंड पुअर भी लेटेस्ट है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन, जिसने कहा कि इंडियन इकॉनमी का ग्रोथ ठीक ठाक रहेगा, अच्छा रहेगा। तो एसएनपी ने रीजन्स भी बताए हैं। देखो, कुछ एग्जाम्स होंगे उसमें रीजन्स भी पूछता है, क्या रीजन उसने बताए थे। तो फिर एसएनपी का जो रीज़न है वो देखो बेसिकली वही है जो सब कह रहे हैं। वो कह रहे हैं कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने गुड्स एंड सर्विस टैक्स में रिफॉर्म किया है, उसके स्लैब्स को जो कम किया है, रैशनलाइज किया है, ठीक है, इससे क्या होगा, भारत में आपका गुड्स एंड सर्विसेज के दाम सस्ते हुए हैं, ठीक है, और इससे भारत में क्या हुआ है, डोमेस्टिक कंजम्पशन बढ़ा है। सेकंड जो वो कहता है ना, ये डोमेस्टिक कंजम्पशन वाला, हमेशा याद रखना इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है वो एक्सपोर्ट लेड नहीं है जैसे चाइना।
चाइना का इकोनॉमी का जो फोकस है ना वो एक्सपोर्ट लेड है, यानी कि चाइना सामान बनाता है एक्सपोर्ट करने के लिए, वो हेविली डिपेंडेंट है एक्सपोर्ट पे। इंडिया उतना नहीं है। इंडियन इकोनॉमी बेसिकली ग्रो करता है बाय डोमेस्टिक कंजम्पशन। इसका मतलब भारत के लोग सामान खरीदते हैं, इसके कारण हमारा जीडीपी का ग्रोथ होता है। तो एस&पी वही बात कह रहा है कि जीएसटी रिफॉर्म के कारण भारत में लोगों ने ज़्यादा खरीदारी की, ये सब मान रहे हैं। एक कारण वो था। दूसरा, क्योंकि इंडिया में डोमेस्टिक कंजम्पशन बहुत ही स्ट्रांग है, इससे भी इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट मिलेगा। शुरू में देखो सबको आशंका था कि जब यूनाइटेड स्टेट्स भारत के एक्सपोर्ट पर टैरिफ लगाएगा, जैसे बहुत सारे गुड्स पे उसने 50% का कस्टम ड्यूटी लगा दिया है, बहुत लोगों को उम्मीद था इससे भारत पे बुरा असर पड़ेगा। लेकिन कुछ लोग उस समय भी कह रहे थे कि इंडिया, क्योंकि एक्सपोर्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है इंडियन इकोनॉमी पे, उतना ज़्यादा कंट्रीब्यूशन नहीं है, इसलिए इंडियन इकोनॉमी पे ये बुरा असर नहीं पड़ेगा। और अब जो रिपोर्ट्स आ रहा है ना, डिस्पाइट अमेरिकन 50% टैरिफ के, इंडिया जो है ना दूसरे मार्केट में वो सामान बेचने में सक्सेसफुल हो रहा है। एस&पी ग्लोबल रेटिंग इस बात को मानता है। वो कहता है कि अमेरिका ने जो 50% टैरिफ लगाया था भारत के कुछ गुड्स पे, एक्सपोर्ट पे, उसका इम्पैक्ट मिनिमल है। और वो कह रहा है कि अगर इंडिया और अमेरिका के बीच, यूएस के बीच में ये जो है ना ट्रेड एग्रीमेंट हो जाता है, तो फिर इससे क्या होगा, थोड़ा सा एक्सपोर्टर स्टेबलाइज होंगे और इससे इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ में और बढ़ोतरी होगी। ठीक है, ये तो याद रखना। तो कुछ एग्जाम्स होते हैं जो पूछते हैं रीजंस क्या हैं जिसके कारण ये कह रहा है कि इतना परसेंट होगा, इतना परसेंट ग्रोथ रेट होगा। अब देखो, एक क्विक रिवीजन कर लो। बहुत सारी एजेंसीज होती है जो इंडियन इकोनॉमी के ग्रोथ पे फोरकास्ट करती है। जो मेन इंपॉर्टेंट है ना वो ये कर लो। जैसे इकोनॉमिक सर्वे तो अब नहीं कर सकते क्योंकि इकोनॉमिक सर्वे सब बहुत पुराना हो गया। जो इकोनॉमिक सर्वे आया था 2024-25 का, उसने फोरकास्ट किया था 25-26 में इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट जो होगा ना 6.3 से 6.8% होगा। ये इकोनॉमिक सर्वे का था। वो तो देखो फरवरी में ही आया था आपका, ठीक है, जनवरी में। ठीक है, अब आरबीआई का जो लेटेस्ट प्रोजेक्शन है वो कहता है इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट होगा 6.8%। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने अभी रिपोर्ट निकाला था, उसमें कहा था इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा 6.6%। वर्ल्ड बैंक कहता है इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा 6.5%। एशियन डेवलपमेंट बैंक ये कहता है इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा 6.5% से। फिर ऑर्गेनाइजेशन फॉर इकोनॉमिक कोऑपरेशन एंड डेवलपमेंट ओईसीडी कहता है इंडिया का ग्रोथ रहेगा 6.7%। ठीक है, और एक रेटिंग एजेंसी है फिच, वो कहता है इंडियन इकोनॉमी का ग्रोथ रेट रहेगा 6.9। सबसे हाईएस्ट जो है ना वो फिच दे रहा है, वो कह रहा है इंडियन इकोनॉमी ग्रो करेगा बाई 6.9%। ठीक है, फिर एक ऑर्गेनाइजेशन है जिसका नाम है स्टैटिस्टा। ठीक है, ये बेसिकली स्टैटिस्टिक्स निकालता है आपका रिगार्डिंग इकोनॉमी के बारे में। ये रिसर्च इंस्टीट्यूशन है, इसका एक रिपोर्ट आया था। उसने कहा था ना जो इंडिया है वो वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट क्विक कॉमर्स मार्केट बन गया है आफ्टर चाइना एंड यूएसए। ये जो रिपोर्ट है ना वो ऑन द बेसिस ऑफ रेवेन्यू है, यानी कि सेल कितना होता है, कितने लोग यूज़ करते हैं, उसको नहीं बता रहा है। ये जो ग्रेडिंग किया है ना उसने, रेवेन्यू कितना सेल होता है। जैसे क्विक कॉमर्स क्या होता है, ब्लिंकिट 10 मिनट्स में खाना आपके घर में पहुंचा देगा, ब्लिंकिट हो गया, या फिर आपका बिग बास्केट हो गया, और भी है इंस्टामार्ट वगैरह वगैरह। ठीक है, फ्लिपकार्ट वगैरह, ये सब शुरू कर दिया ना, इसको कहते हैं क्विक कॉमर्स। ठीक है, तो वो कहता है वर्ल्ड का 3rd लार्जेस्ट हो जाएगा इंडिया। वर्ल्ड के टॉप 5 कौन है? टॉप 5 है चाइना, 2nd पे है यूएस, 3rd पे इंडिया, 4th पे है जापान, और 5th पे कौन है? कोरिया। और वो कहता है 2025 में इंडिया का जो क्विक कॉमर्स मार्केट है ना, देखो इसको ना क्यू कॉमर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो अगर मान लो किसी एग्जाम में पूछ दिया ना क्यू कॉमर्स किसको बोलते हैं, तो क्यू कॉमर्स या फिर क्यू कॉम कर देते हैं इसको, क्यू कॉम। क्यू स्टैंड्स फॉर क्विक, कॉम स्टैंड्स फॉर कॉमर्स। तो वो कहता है 2025 में इंडिया का जो क्विक कॉमर्स मार्केट होगा वो होगा $5.38 बिलियन। ठीक है, लेकिन चाइना का देखो कितना है, 92.68 बिलियन, यानी चाइना से हम लोग बहुत पीछे हैं इस मामले में। ठीक है, नेक्स्ट जो न्यूज़ है, आरबीआई का एक रिपोर्ट आया है।
ठीक है। उसने रिपोर्ट जो दिया है अभी, उस रिपोर्ट में ये कहा गया है जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है, पहले तो फुल फॉर्म याद रखो, LRS का फुल फॉर्म क्या होता है? LRS का फुल फॉर्म होता है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। अधिकतर जो है फुल फॉर्म ही पूछेगा, थोड़ा और अच्छा एग्जाम दोगे तो फिर इसके बारे में पूछेगा। LRS पे एक अलग सा वीडियो बनाएंगे, इसे पूरा डिटेल में करेंगे, ठीक है। वो देखते हैं, आज बन जाए तो आज अपलोड कर देंगे, नहीं तो कल अपलोड हो जाएगा। तो पहला हो गया फुल फॉर्म लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम। सितंबर में RBI कहता है ये जो भारत से रेमिटेंस, हाँ पहले एक वर्ड है रेमिटेंस, रेमिटेंस समझ लो। रेमिटेंस बहुत सिंपल सा होता है। रेमिटेंस का मतलब होता है ट्रांसफर करना। जैसे आपने अपने फ्रेंड को UPI के द्वारा पैसे को ट्रांसफर कर दिया, उसको 2000 रुपये भेज दिए, ये भी रेमिटेंस कहलाता है। अब ये रेमिटेंस या ट्रांसफर जो है ना, ये हो सकता है इनवर्ड, ठीक है, और ये हो सकता है आउटवर्ड। देखो, जब हम इनवर्ड और आउटवर्ड की बात कर रहे हैं ना, तब हम लोग बात कर रहे हैं देश का। जैसे ये इंडियन है, इसने पैसे भेजे अपने रिलेटिव्स को जो रहता कहाँ पे, कनाडा में, ठीक है। तो इंडिया के पेरेंट्स हैं, उनके बच्चे पढ़ते हैं कनाडा में, तो फिर वो अपने बच्चे को पैसे भेजेंगे ना, ट्यूशन फी वगैरह भेजेंगे ना, इसको कहा जाएगा आउटवर्ड। क्योंकि ये इंडिया से बाहर जा रहा है, इसको कहा जाएगा आउटवर्ड रेमिटेंस। अब सपोज करो कोई रहता है कनाडा में, वहाँ पे जॉब करता है, उसके मदर फादर रहते हैं भारत में, तो फिर वो क्या करता है, अपने मदर फादर को पैसा भेजता है। तो जब कनाडा से वो इंडिया पैसा भेजेगा ना, तब वो हमारे लिए क्या होगा, इनवर्ड। यानी कि इंडियंस के लिए ये हो जाएगा इनवर्ड और कनेडियन के लिए हो जाएगा आउटवर्ड। यहाँ तक क्लियर है? एक ही चीज़ है, देखने का नज़रिया है। तो यहाँ पे लिबरलाइज्ड एक स्कीम है जिसके तहत RBI कहता है कि बगैर हमसे पूछे आप पैसा भेज सकते हो इंडिया से बाहर। उसी का स्कीम का नाम है लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम। इसका मतलब ये आउटवर्ड की बात कर रहा है, ये मतलब वो आउटवर्ड, आउटवर्ड का मतलब इंडिया से बाहर जो पैसे जा रहे हैं। वो कहता है सितंबर में ये टोटल कितना था, $2.78 बिलियन, जो सितंबर 2024 के मुकाबले $24 मिलियन कम है, यानी घटा है, ठीक है। सॉरी, एन इंक्रीज ऑफ $24 मिलियन एज कंपेयर टू सितंबर 2024। सॉरी, ये क्या है, बढ़ा है। रीज़न क्या है? एक रीज़न देता है इंक्रीज इन इंटरनेशनल ट्रैवल, और दूसरा जो कहता है ना कि इंक्रीज इन इन्वेस्टमेंट इन इक्विटी एंड डेब्ट बाय द इंडियन इन ओवरसीज मार्केट। इंटरनेशनल ट्रैवल का मतलब क्या, लोग जो है ना सितंबर के मंथ में बहुत ज़्यादा इंडिया से बाहर गए, बिजनेस के लिए गए होंगे, टूरिस्ट के रूप में गए होंगे, पढ़ने के लिए गए होंगे। इसके कारण क्या हो गया, इंडिया से बाहर डॉलर भेजा गया। दूसरा क्या हुआ इसमें, जो इंडिया से बाहर लोग जो है ना, वो आपका इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं दूसरे कंपनी के शेयर्स वगैरह में। जैसे न्यूयॉर्क स्टॉक एक्सचेंज में है ना शेयर्स है, जैसे आप देखते हो ना, सुनते हो, एनवीडिया पिछले वाले वीडियो में था। ये वर्ल्ड की पहली कंपनी है जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन $5 ट्रिलियन से ज़्यादा हो गया। एनवीडिया का शेयर लिस्टेड है नैस्डैक US में। तो इंडियंस भी चाहेंगे कि हम भी लगाएं एनवीडिया के शेयर्स में, क्योंकि एनवीडिया AI चिप्स बना रहा है, अभी बहुत उसी का बूम चल रहा है। तो अगर आप एनवीडिया में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हो तो फिर आपको इंडिया से पैसे भेजने पड़ेंगे ना, तभी तो आपका नैस्डैक में इन्वेस्टमेंट होगा। ये अलाउड है हमारे देश में, इसको कैपिटल मार्केट ट्रांजैक्शन, इसको ना कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस बोलते हैं। तो RBI ने 2 रीज़न गिनाए, एक ज़्यादा इंटरनेशनल ट्रैवल हो रहा है, और इंडियंस इंडिया से बाहर दूसरे देशों में वहाँ के शेयर मार्केट में पैसे लगा रहे हैं, इसी कारण यह रेमिटेंस बढ़ा है। लेकिन दूसरा डेटा देखो, RBI कहता है अगर अप्रैल से सितंबर 2025 की बात करें, ठीक है, तो वो कहता है आउटवर्ड रेमिटेंस जो था ना, वो $29.56 बिलियन था। ये 7% की गिरावट है एज कम्पेयर टू लास्ट ईयर इन द सेम पीरियड। यानी कि 1 अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, 6 मंथ में भारत से जो रेमिटेंस था लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत, वो $29.56 बिलियन था। लेकिन कहता है इसमें 7% कम हुआ है
कारण क्या है? डिक्लाइन इन रेमिटेंस फॉर एजुकेशन पर्पस। ठीक है, मीन्स भारत से जो पैसे भेजे जाते थे पेरेंट्स के द्वारा अपने बच्चे को, क्योंकि वो बाहर पढ़ रहे हैं, उसमें कमी मेन कारण है। इसलिए भी है ना, कनाडा में बहुत लोग जाते थे पढ़ने के नाम पे। वो क्यों जाते थे आपको भी पता है, कनाडा वाले उसको भगा रहे हैं। जब से डोनाल्ड ट्रंप आया है, अमेरिका ने वीज़ा को बहुत टाइट कर दिया है, तो फिर इंडिया में भी आप पढ़ने के लिए मुश्किल हो रहा है। ऑस्ट्रेलिया वगैरह में भी वहाँ के लोग थोड़ा विरोध कर रहे हैं, जिसके कारण ना इंडियंस थोड़ा एजुकेशन के लिए बाहर कम जा रहे हैं, इसलिए रेमिटेंस भी क्या है, कम हो रहा है। ठीक है, अब देखो एलबीएस स्कीम है क्या, ब्रीफ में, क्योंकि डिटेल में एक अलग वीडियो में करेंगे। जो लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम है ना, एलआरएस जो स्कीम है, लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, इसको आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया था 2004 में अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। भारत में जो फॉरेन एक्सचेंज के लिए जो कानून है, पहले हुआ करता था फेरा, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1973। फेरा को रेगुलेट कर दिया गया है फेमा से। फेमा होता है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999। ठीक है, इस एक्ट के तहत आरबीआई ने इंट्रोड्यूस किया लिबरलाइज्ड रेमिटेंस स्कीम, एलआरएस स्कीम को। इस स्कीम में देखो क्या होता है, आज के डेट में कोई भी इंडिया का जो रेजिडेंट इंडिविजुअल्स है, जो इंडिया में रह रहा है, माइनर्स इंक्लूडिंग, ठीक है, वो इंडिया से बाहर एक फाइनेंशियल ईयर में $2.5 लाख अमेरिकन डॉलर, 2.5 लाख अमेरिकन डॉलर्स इंडिया से बाहर भेज सकता है विदाउट आस्किंग आरबीआई। बगैर आरबीआई के परमिशन के आप हर साल फाइनेंशियल ईयर में 2.50 लाख डॉलर्स भेज सकते हो इंडिया से बाहर। किस पर्पस के लिए? जो अलाउड करंट अकाउंट ट्रांजैक्शंस है या कैपिटल अकाउंट ट्रांजैक्शंस है। करंट अकाउंट का मतलब हो गया ना, ये आप घूमने फिरने के लिए जा रहे हो, ठीक है, एजुकेशन के लिए जा रहे हो, मेडिकल एक्सपेंस के लिए जा रहे हो, उसके लिए आपको दिया जाएगा, या फिर बाहर पे रहता है उसके भरण पोषण के लिए पैसे दे रहे हो। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है एसेट्स खरीदने के लिए। कैपिटल अकाउंट में जैसे आप कनाडा में लैंड खरीदना चाहते हो, आप यूएस में स्टॉक खरीदना चाहते हो, शेयर खरीदना चाहते हो, वो सब आता है कैपिटल अकाउंट में। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या रखना, एक साल में आप मैक्सिमम कितना पैसा भेज सकते हो, 2.50 लाख। हाँ, अगर 2.5 लाख से ज़्यादा भेजना चाहते हो तो फिर आपको आरबीआई से परमिशन लेना पड़ेगा, यही इसका मतलब होता है। इसमें एक डिटेल वीडियो बनाएंगे, वो अभी अपलोड कर देंगे। ठीक है, आरबीआई के रिपोर्ट पे ही रहते हैं। आरबीआई ने अपना रिपोर्ट निकाला है, ठीक है। जो आरबीआई का रिपोर्ट था उसमें से जो काम का चीज़ था वो निकाला था कुछ चीज़ बताने के लिए। वो कहता है जो नॉन रेजिडेंट इंडियंस का जो डिपॉजिट्स है ड्यूरिंग अप्रैल टू सितंबर 2025, उसमें थोड़ा सा गिरावट आया है। आरबीआई कहता है ये कितना था, $6.06 बिलियन था ड्यूरिंग अप्रैल सितंबर 2025। ठीक है, ये डिक्लाइन कितना है, 40% एज कम्पेयर टू सेम टाइम पीरियड लास्ट ईयर। डेटा उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है, उतना इम्पोर्टेंट डेटा नहीं है। इसमें बेसिकली कुछ टर्म्स है जो आपको जानना चाहिए। ठीक है, देखो टर्म्स में क्या जानो, एक वर्ड होता है रेजिडेंट, ठीक है, और एक होता है नॉन रेजिडेंट। दो वर्ड है। रेजिडेंट और नॉन रेजिडेंट जो है ना, यहाँ पे हम लोग ये जो डेफिनेशन है ना, ये फेमा के हिसाब से किया गया है, फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट, वही देखा था, ये उसके हिसाब से है। यहाँ नेशनैलिटी से कोई मतलब नहीं है, सिटीजनशिप से मतलब नहीं है। रेजिडेंट का मतलब क्या होता है, रेजिडेंट का मतलब वो व्यक्ति, वो इंडिविजुअल जो इंडिया में रहता है, ठीक है, उसको कहते हैं रेजिडेंट। अब देखो इसमें कौन आ सकता है, इसमें एक इंडियन सिटीजन्स भी आ सकता है, जैसे हम और आप हो गए। हम और आप 24 घंटे 365 दिन भारत में रहते हैं, इसलिए हम लोग रेजिडेंट ऑफ इंडिया हैं। इसमें देखो विदेशी भी हो सकता है, कोई विदेशी भारत में आया पढ़ने के लिए, कोई विदेशी भारत में आया आपका जॉब करने के लिए, वो भी रेजिडेंट ऑफ इंडिया कहलाएगा।
क्योंकि वो भी कहाँ रह रहा है, इंडिया में। तो फिर ये नॉन रेजिडेंट क्या है, देखो इसमें एक फ़र्क है। फेमा कहता है अगर कोई भारत में, ठीक है, व्यक्ति साल में 182 डेज, उसमें बहुत इफ्स एंड बट्स हैं, हम लोग सिंपल सा याद रख लेते हैं 182 डेज, ठीक है, इसमें बहुत सारा इफ्स एंड बट्स है, उतना डिटेल में नहीं जा रहे हैं। तो फेमा कहता है अगर कोई व्यक्ति 182 डेज एक फाइनेंशियल ईयर में, ठीक है, सॉरी एक साल में 182 डेज एक साल में अगर वो इंडिया में रहता है तो वो कहलाएगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। और अगर कोई व्यक्ति एक साल में इंडिया से बाहर 182 डेज या उससे ज़्यादा रहता है तो वो नॉन रेजिडेंट कहलाएगा। इसका मतलब वो फॉरेनर जो इंडिया में रह रहा है, ठीक है, और एक साल में 182 डेज से ज़्यादा रह रहा है, ठीक है, उसको कहा जाएगा रेजिडेंट ऑफ इंडिया। इसी तरह अगर कोई भारतीय सिटीजन होगा लेकिन वो जॉब के लिए चला गया यूएस में और वो यूएस में साल में 182 डेज या उससे ज़्यादा दिन वहाँ पे रहता है लगातार, है ना, वो तो रहेगा ही रहेगा, तो फिर इसको कहा जाएगा नॉन रेजिडेंट इंडियन। यानी कि नॉन रेजिडेंट जो है ना इंडियन, वो इंडिया के नागरिक ही होते हैं लेकिन वो नॉर्मली भारत में नहीं रहते, वो बाहर रहते हैं, उसको कहा जाता है एनआरआई। ठीक है, एक होता है पीआईओ। पीआईओ होता है पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन। पर्सन ऑफ इंडियन ऑरिजिन, देखो एनआरआई इंडियन सिटीजन है लेकिन वो इंडिया से बाहर रहते हैं फेमा के लॉ के हिसाब से। तो फिर पीआईओ कौन है? पहला, पीआईओ इंडियन सिटीजन नहीं है, जैसे सुंदर पिचाई गूगल वाला, ये इंडियन है, कर्नाटका का, ये इंडियन है लेकिन आज इंडियन सिटीजन नहीं है, अमेरिकन है, तो इसका मतलब वो पीआईओ हो गया। तो लॉ कहता है वो इंडियन जो पहले कभी इंडियन था लेकिन आज इंडियन सिटीजन नहीं है, या फिर उसके पिछले 4 जनरेशन में आज का जो इंडिया है एक्सक्लूडिंग पाकिस्तान बांग्लादेश, इसको अगर छोड़ दें तो आज का जो इंडिया है उसके वो नेटिव होंगे। इसका मतलब सुंदर पिचाई पीआईओ इसलिए हैं क्योंकि वो पहले इंडियन सिटीजन थे, यूएस गए पढ़ने के लिए, वहीं पे सेटल हो गए, अमेरिकन सिटीजनशिप ले ली, इसलिए सुंदर पिचाई पीआईओ हो गए। या फिर अगर मान लो जैसे मॉरिशस हो गया, है ना, बहुत सारा जगह होता है जहाँ पे आपको इंडियन नाम दिखता है, वो लोग कभी इंडियन सिटीजन थे ही नहीं, अभी का जनरेशन, लेकिन उसके फादर, उसके फादर, उसके फादर, उसके फादर, 4 जनरेशन में कोई आज का जो इंडिया है पाकिस्तान बांग्लादेश को छोड़कर अगर उसके निवासी होंगे तो वो भी पीआईओ कहलाएंगे। तो यही डिफरेंस होता है पीआईओ और एनआरआई में। अब बैंक पे आ जाओ। एक होता है ना बैंक में रेजिडेंट बैंक अकाउंट, तो जो भारत का रेजिडेंट होगा उसको जो बैंक अकाउंट ऑफर किया जाएगा वो कहलाता है रेजिडेंट बैंक अकाउंट। जैसे हमारा आपका है, हम और आप गए किसी भी बैंक में, केवाईसी किया, वहाँ पैसा जमा करना शुरू कर दिए। नॉर्मली ये पैसा जमा होता है किस में? इंडियन रुपीज़ में जमा होता है, और हम लोग पैसा निकालते भी किस में? इंडियन रुपीज़ में ही निकालते हैं नॉर्मली। अब जो इंडिया से बाहर रहते हैं, जो नॉन रेजिडेंट है, उनको भी ये फैसिलिटी दिया जाता है कि आप इंडिया आओ और इंडिया में बैंक में अकाउंट खुलवाओ। ठीक है, तो जो नॉन रेजिडेंट हैं, जो इंडिया आकर इंडिया के बैंक में अकाउंट खोलते हैं, उसको कहा जाता है नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट्स। ठीक है, तो इसका मतलब एनआरआई, पीआईओ वगैरह को कौन सा ऑफर किया जाता होगा? नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट। नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट 3 होते हैं भारत में। एक होता है एनआरई, नॉन रेजिडेंट एक्सटर्नल रुपी अकाउंट, एक होता है एफसीएनआरबी, फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट बैंक अकाउंट, और तीसरा होता है एनआरओ, नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी रुपी अकाउंट। ठीक है, एनआरई, एफसीएनआरबी और एनआरओ अकाउंट। ये क्लियर है? अब जानने की कोशिश करते हैं कि ये होता क्या है। तो पहले देख लो नॉन रेजिडेंट रुपी एक्सटर्नल अकाउंट। ठीक है, ये कौन खोल सकता है? आरबीआई कहता है ये एनआरआई और पीआईओ भारत में आके भारत के बैंक के साथ अकाउंट ओपन कर सकते हैं। आरबीआई कहता है अगर कोई पाकिस्तान या बांग्लादेश का है, ठीक है, नॉन रेजिडेंट है, इसका मतलब पाकिस्तान बांग्लादेशी भी तो होगा नागरिक, है ना,
या अगर वहाँ के ओरिजिन का है वो भी अकाउंट खोल सकते हैं, लेकिन उसको पहले परमिशन लेना पड़ेगा किससे? आरबीआई से। ठीक है, तो इसका मतलब नॉन रेजिडेंट इसको खोल सकते हैं। तो फिर उसको जब वो भारत में आएंगे, दिल्ली में आएंगे, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ अकाउंट खुलवाएंगे, एनआरई अकाउंट, तो फिर उनको कौन सा अकाउंट ऑफर किया जाएगा? उनको ऑफर किया जाएगा कासा। कासा होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स। फिर उनको ऑफर किया जाएगा फिक्स्ड डिपॉजिट्स, और उनको ऑफर किया जाएगा रिकरिंग डिपॉजिट्स। ठीक है, कासा होता है करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स्ड डिपॉजिट्स और रिकरिंग डिपॉजिट्स। आरबीआई अब शर्त लगाना शुरू कर दिया। आरबीआई कहता है इसमें जो फिक्स्ड डिपॉजिट्स होगा ना, उसका टाइम पीरियड होगा 1 to 3 ईयर्स का। ठीक है, लेकिन आरबीआई कहता है बैंक्स अपने एएलएम के हिसाब से, एएलएम होता है एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट, ठीक है, एएलएम एसेट लायबिलिटी मैनेजमेंट के हिसाब से बैंक चाहे तो वो एनआरई अकाउंट में ना अकाउंट होल्डर को लंबे इससे भी ज़्यादा टाइम के लिए एफडी या फिक्स डिपॉजिट ऑफर कर सकता है। तो अब आ गया, अकाउंट खुल गया, तो फिर अकाउंट में पैसे रखोगे। आरबीआई कहता है इसमें जो भी पैसा जमा होगा वो इंडियन रुपी में होगा। ठीक है, इसका मतलब अगर आप बाहर काम करते हो, जैसे आप सऊदी अरेबिया में काम करते हो, एनआरआई बन गए, आप आओ भारत में बैंक में अकाउंट खोलो, एनआरई अकाउंट खुलेगा, और इसमें लेकिन जो पैसा जमा होगा ना वो इंडियन रुपी में जमा होगा, उसी में सारा ट्रांजैक्शंस होगा। तो फिर इसमें कौन सा पैसा आएगा? आरबीआई कहता है इसमें वो पैसे आएंगे जो बाहर से इंडिया भेजा है आपने, यानी रेमिटेंस फ्रॉम आउटसाइड इंडिया, यानी कि आपने सऊदी अरेबिया में कमाया, वो पैसा इंडिया भेजा, फिर उस पैसे को भारत में रखा, आपने उस पैसे पे इंटरेस्ट कमाया, वो इसी अकाउंट में जाएगा। या फिर वो कहता है आपने इन्वेस्टमेंट किया, जैसे वो पैसा आपका आया ना, तो फिर आपने उसको भारत में लगा दिया, आपने शेयर मार्केट में शेयर खरीद लिया, उस पर आपको डिविडेंड मिल सकता है, आपने बॉन्ड खरीद लिया, आपको इंटरेस्ट मिलेगा, आपने ज़मीन खरीद लिया, ज़मीन से फिर क्या होगा, आपको रेंट मिलेगा। ये सारा जो पैसा होगा ना वो सब एनआरई अकाउंट में आपका जाएगा। ठीक है, या फिर आप एनआरई और एफसीएनआर अकाउंट से भी, सॉरी आप दूसरे एनआरई अकाउंट से इसमें ट्रांसफ़र कर दो, या एफसीएनआर बी अकाउंट है ना, उससे भी आप इसमें ट्रांसफ़र कर सकते हो पैसा। ये समझ में आ गया? तो डिपॉजिट जो होगा वो सिर्फ इंडियन रुपी में होगा, और कौन सा पैसा इसमें डिपॉजिट किया जा सकता है वो भी इसमें आरबीआई ने बता दिया। अब ये होता है कि जो हमारा पैसा होता है ना बैंक में, उस पर हमें मिलता है इंटरेस्ट। इंटरेस्ट जो मिलता है वो टैक्सेबल होता है, वो आपके टैक्स के स्लैब के हिसाब से उस पर आपको टैक्स पे करना पड़ेगा, और वेल्थ टैक्स भी लगता है। आरबीआई कहता है कि एनआरई अकाउंट पे जो भी इनकम वगैरह होगा उस पर आपका कोई टैक्स नहीं लगेगा, ना ही इस पर कोई लगेगा वेल्थ टैक्स। तो क्या वो पैसे इंडिया से बाहर वापस ले जा सकते हैं? वो कहता है हाँ, आप पैसे इंडिया से वापस ले जा सकते हो, इस पर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है। ये क्लियर है एनआरई अकाउंट। दूसरा जो अकाउंट है वो है आपका एफसीएनआर बी। एफसीएनआर बी क्या होता है? फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंट, बी मतलब बैंक अकाउंट। पहले एफसीएनआर ए हुआ करता था, लेकिन उस अकाउंट को आरबीआई ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। तो फिर एफसीएनआर बी अकाउंट कौन खोल सकता है भारत में? जैसे एनआरई में था, एनआरई में एनआरआई, पीआईओ या पीपल इन ऑरिजिन ऑफ पाकिस्तान और बांग्लादेश ये ओपन कर सकते थे, लेकिन शर्त क्या है? अगर वो बांग्लादेश या पाकिस्तान के हैं या उनका ओरिजिन पाकिस्तान या बांग्लादेश से है, तो पहले उनको पूछना पड़ेगा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से। एनआरई अकाउंट में आपने देखा कि पैसे जमा होते हैं इंडियन रुपीज़ में, लेकिन एफसीएनआर है ना, फॉरेन करेंसी है। इसका मतलब यहाँ पे जो पैसे डिपॉजिट होंगे वो फॉरेन करेंसी में होंगे। यहाँ पे वर्ड कर दिया क्या? परमिसिबल। परमिसिबल का मतलब वो करेंसी जो इजीली कन्वर्टेबल हो जाता है इनटू अनदर करेंसी। फ्रीली कन्वर्टेबल का मतलब ये होता है कि जो एक्सचेंज रेट होगा, जैसे $1 कितने रुपए के बराबर होगा, ये अमेरिकन गवर्नमेंट इसको तय नहीं करता, ये मार्केट प्रिंसिपल पे काम करता है, डिमांड एंड सप्लाई पे करता है। और गवर्नमेंट ऑफ अमेरिका कहता है डॉलर जितना लाना चाहते हो ले जाओ, जितना लाना चाहते हो अमेरिका में आप लेकर आ सकते हो। ये हो गया फ्रीली कन्वर्टेबल। तो आरबीआई कहता है कि फ्रीली कन्वर्टेबल जो फॉरेन करेंसी है उसी में एफसीएनआर अकाउंट में डिपॉजिट होगा। तो फिर ये पैसे आएंगे कहाँ से? वही है, ये पैसे बाहर से लेकर आपको इंडिया आना पड़ेगा, और फिर यहाँ पे आप बैंक में उसको रखोगे, फिर उस पैसे को आप कहीं पे इन्वेस्ट कर सकते हो। ठीक है, उससे जो इंटरेस्ट वगैरह कमाओगे वो इसी अकाउंट में जाएगा। इसमें लेकिन दूसरा फ़र्क क्या है?
एनआरई अकाउंट में देखा, उसमें करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट्स, फिक्स डिपॉजिट्स और रेकरिंग डिपॉजिट्स ओपन कर सकते हो। लेकिन एफसीएनआर अकाउंट में क्या कहा गया है, आरबीआई कहता है इसमें सिर्फ आपको टर्म डिपॉजिट ऑफर किया जाएगा। टर्म डिपॉजिट का मतलब होता है इसमें फिक्स डिपॉजिट्स और रेकरिंग डिपॉजिट्स, ये दोनों ही आपका अकाउंट होगा। इसका मतलब करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट नहीं मिलेगा। इसमें जो टर्म डिपॉजिट्स होगा उसका जो मिनिमम टर्म होगा 1 ईयर का और मैक्सिमम कितना होगा 5 ईयर्स का। तो क्या पैसे आप वापस ले जा सकते हो? हाँ, ले जा सकते हो। आरबीआई कहता है ले जा सकते हो, लेकिन एक शर्त है। अगर सपोज करो आपने पैसे जमा किया जापानीज येन में, ठीक है, तो फिर जब 5 साल पूरा हो जाता है आपको इंटरेस्ट पे मिल जाएगा इस पे। अगर आप ये पैसे इंडिया से बाहर ले जाना चाहते हो ले जाओ, लेकिन जब इंडिया से बाहर ले जाओगे ना तो उसी करेंसी में ले जाओगे जिस करेंसी में आपने पैसे इंडिया लाया है। इसका मतलब आपने जापानीज येन में पैसा इंडिया लाया था, तो इंडिया से बाहर जब ले जाओगे तो फिर आप पैसा भी जापानीज येन में ही ले जाओगे। अगर कोई यूरो में लाया था तो उसको वापसी में भी यूरो में ही पैसे ले जाने होंगे। क्या इस पर कोई टैक्स लगेगा? नहीं, इस पर भी कोई टैक्स नहीं लगता। कोई इनकम टैक्स, कोई वेल्थ टैक्स वगैरह नहीं लगता इस पर, ठीक है। फिर थर्ड जो अकाउंट हो गया वो हो गया आपका एनआरओ अकाउंट। एनआरओ होता है नॉन रेजिडेंट ऑर्डिनरी बैंक अकाउंट, ठीक है। इसमें देखो थोड़ा सा आरबीआई क्या वर्ड यूज करता है, ये वो कौन ओपन कर सकता है, टू एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया, ठीक है। मेन वही हो गया, पीआईओ हो गया, और एनआरआई तो आएगा ही आएगा। लेकिन एक थोड़ा सा इसमें ट्विस्ट है। ट्विस्ट देखो क्या है, पाकिस्तान और बांग्लादेश के बहुत सारे माइनॉरिटीज़ वो भागकर इंडिया आ गए हैं। माइनॉरिटीज़ कौन है? हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी और क्रिश्चियंस। इसका मतलब पाकिस्तान और बांग्लादेश के हिंदू, सिख, जैन, बुद्धिस्ट, पारसी या क्रिश्चियंस जो भागकर इंडिया आ गए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको दिया है लॉन्ग टर्म वीज़ा, या फिर उन्होंने एप्लीकेशन दिया है कि मुझे लॉन्ग टर्म वीज़ा चाहिए और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया उसको कंसिडर किया है, कर रहा है तो उस आदमी को भी दिया जाएगा एनआरओ अकाउंट। अब यहाँ पे देखो ट्रिकी है, क्योंकि ये जो भागकर पाकिस्तान और बांग्लादेश से आए हैं ये एनआरआई तो है नहीं, ना ही ये पीआईओ हैं, क्योंकि पीआईओ के डेफिनेशन में भी इनको बाहर रखा गया है। इनको पाकिस्तान और बांग्लादेश के सिटीजन्स के रूप में भी नहीं माना गया, क्योंकि इनको अलग ही माना जा रहा है भारत सरकार के द्वारा। इसीलिए देखो आरबीआई शब्द यूज करता है क्या, टू एनी पर्सन रेजिडेंट आउटसाइड इंडिया। इसीलिए अदरवाइज हर जगह हम लोग क्या देख रहे थे, एनआरआई, पीआईओ या फिर पर्सन ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश ओरिजिन वगैरह, ये देख रहे थे ना हम लोग। तो यहाँ पे ये वर्ड यूज किया क्यों, इसके लिए, माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश के लिए। ये जो है ना माइनॉरिटीज ऑफ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश वाला लॉन्ग टर्म वीज़ा में जो भारत में है, ना तो ये एनआरई में है और ना ही आपका एफसीएनआर बी में है, थोड़ा ध्यान रखना। एनआरओ अकाउंट में कौन सा अकाउंट खुल सकता है, कासा, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट्स और रेकरिंग डिपॉजिट्स। इसमें जो डिपॉजिट होगा वो किस में होगा, इंडियन रुपीज़ में होगा, ठीक है। और इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स वगैरह जो होगा वो सब हमेशा याद रखना। इसमें जो इंटरेस्ट रेट्स होता है वो सारे क्या होते हैं, जो हमें मिल रहा है इंटरेस्ट रेट्स वही इंटरेस्ट रेट्स उनको भी मिलेगा। और आप जानते हो बैंक्स में जो भी इंटरेस्ट रेट डिपॉजिट्स पे दिए जाते हैं वो डिसाइड कौन करता है, बैंक्स को डिसाइड करता है, ठीक है। तो क्या ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब देखो जो एनआरओ अकाउंट में पैसे जमा होंगे वो कहाँ से आएंगे। आरबीआई कहता है इसमें इंडिया से बाहर जो रेमिटेंस के थ्रू पैसे आए हैं वो आएंगे, या फिर जो लिबरलाइज स्कीम है, जैसे अभी आपने देखा था ना लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम, ठीक है। तो इसमें जो लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है उसके तहत अगर किसी ने एनआरओ अकाउंट होल्डर को दे रखा है क्या गिफ्ट, तो वो पैसा भी वो जमा कर सकता है एनआरओ अकाउंट में, ठीक है। ये वाला थोड़ा यूनिक सा है। इसमें क्या वो पैसे इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं, इसमें शर्त लगा दिया है, इसमें सिर्फ एनआरआई और पीआईओ, ठीक है। एनआरआई और पीआईओ वो इंडिया से बाहर पैसा ले जा सकते हैं, लेकिन एक साल में वो कितना ले जा सकते हैं, $1 बिलियन। $1 बिलियन का मतलब कितना हो गया, $10 लाख। तो वो $10 लाख इंडिया से बाहर ले जा सकते हैं विदाउट द परमिशन ऑफ आरबीआई। इससे ज़्यादा अगर ले जाएंगे तो फिर इनको परमिशन किससे लेना पड़ेगा, आरबीआई से पूछना पड़ेगा। तो क्या जो एनआरओ अकाउंट में पैसा है उस पर जो इंटरेस्ट हुआ वो तो इनकम होगा, क्या उस पर टैक्स लगेगा, हाँ बिल्कुल टैक्स लगेगा। इनकम टैक्स या वेल्थ टैक्स जैसा भी होगा वो टैक्सेबल होगा।
इसका मतलब एनआरई और एफसीएनआरबी पे कोई टैक्स नहीं लगता था, लेकिन एनआरओ जो है वो टैक्सेबल है। ठीक है, ये 3 मेन अकाउंट हैं। फिर बॉम्बे हाई कोर्ट का एक जजमेंट आया था, ठीक है, अगेंस्ट फ्रीजिंग ऑफ साइबर फ्रॉड अकाउंट्स। साइबर फ्रॉड अकाउंट्स आप समझते हो ना? साइबर फ्रॉड का मतलब क्या होता है? किसी ने आपके अकाउंट से पैसे उड़ा दिए, ठीक है, आपने बैंक को आपने, ठीक है, या फिर आजकल सुनते हुए डिजिटल अरेस्ट, हमने आपको डिजिटली अरेस्ट कर लिया है, आप उतना पैसा दे दो नहीं तो हम आपको अरेस्ट में रखेंगे। लोग डर के मारे पैसे देते थे ना। साइबर फ्रॉड में अगर कोई शिकार हुआ व्यक्ति जब पुलिस में जाके कंप्लेन करता था ना, तो पुलिस वाले क्या करते थे? उसका पूरा अकाउंट ही फ्रीज कर देते थे। इसका मतलब आप उस अकाउंट से पैसे निकाल ही नहीं सकते हो। इससे लोगों को बहुत परेशानी होती थी, क्योंकि बैंक पुलिस वाले ने क्या किया, पूरा अकाउंट ही कर दिया फ्रीज। वो क्यों कर दिया? क्योंकि हम इन्वेस्टिगेशन करेंगे किसको गया पैसा, कहाँ से आया, कैसे हुआ, नहीं हुआ। लोगों को परेशानी होती थी। कुछ लोग इसके खिलाफ पहुंच गए बॉम्बे हाई कोर्ट। बॉम्बे हाई कोर्ट का जो नागपुर बेंच है उसने ये जजमेंट दिया। जजमेंट पहले थोड़ा सा समझ लो क्या है। जजमेंट में हाई कोर्ट कहता है जो इन्वेस्टिगेटिंग एजेंसीज हैं दे कैन नॉट डेबिट फ्रीज एन एंटायर बैंक अकाउंट alleged to be involved in cyber fraud transactions under the भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। पहले इसको हम लोग बोलते थे ना इंडियन पिनल कोड, आईपीसी। आईपीसी का नाम चेंज हो गया है भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता। ठीक है, तो ये कहता है कि डेबिट फ्रीज नहीं कर सकते इंटायर बैंक अकाउंट alleged to be involved in cyber fraud transactions। फिर कोर्ट क्या कहता है? ओनली द डिस्प्यूटेड अमाउंट कैन बी प्लेस्ड ऑन लियन while the rest of the account must remain operational। इसका मतलब क्या हो गया? अगर मान लो उस आदमी के अकाउंट में कितना है, 10 लाख रुपीज, ठीक है, और फ्रॉड जो हुआ था ना, सपोज करो कितना हुआ था, 2 लाख, तो उसके अकाउंट से 2 लाख निकल गए, तो बैलेंस उस आदमी के अकाउंट में कितने बचे? 8 लाख रुपए। उस आदमी ने कंप्लेन कर दिया पुलिस में कि भाई मेरे अकाउंट में धोखाधड़ी हो गया है, किसी ने 2 लाख रुपए उड़ा दिए। तो पुलिस वाले क्या करते थे, पूरे के 8 लाख जो रुपीस था ना उस पर रोक लगा देते थे। उसको कहते थे डेबिट फ्रीज। डेबिट फ्रीज का मतलब है आप इस अकाउंट से कोई पैसा वापस नहीं निकाल सकते हो। ठीक है, नहीं निकाल सकते हो। हाई कोर्ट क्या कहता है? नहीं, जितने पैसे का फ्रॉड का अमाउंट है 2 लाख के आसपास है ना, आप इसी पे लियन रखोगे, और बाकी का जो पैसा है ना वो बिल्कुल क्या होगा, फ्री होगा। फ्री का मतलब क्या है? फ्री का मतलब ये हो गया कि आप जो कस्टमर होगा उस पैसे को वो यूज कर सकता है। ठीक है, यही मतलब हो गया इसका कि जो डिस्प्यूटेड अमाउंट है उसी को ब्लॉक किया जाएगा, और अकाउंट होल्डर जो है बाकी का पैसा उसको यूज कर सकता है। इससे अकाउंट होल्डर को क्या होगा, बहुत ही राहत मिलेगी। यहाँ पे जो जजमेंट देने का मतलब था, ये देखना जरूर किसी एग्जाम में आएगा। मेन क्या है, इवन यूपीएससी में एक्सपेक्ट करो इसको। ठीक है, तो फिर यहाँ पे लियन का मतलब क्या है? लियन जो शब्द यूज किया जाता है इसको बैंकिंग एंड फाइनेंस में यूज किया जाता है। ठीक है, लियन का मतलब क्या होता है? A lien represents a creditor's legal claim to the debtor's property as collateral, ensuring financial obligations are met. Lien allows creditors to seize assets if debts aren't repaid. Liens can be voluntary, such as those on collateral for a loan, or involuntary, like court-ordered judgments for unpaid debts. ये तो देखो ऑफिशियल डेफिनेशन है, समझो क्या होता है। आपने किसी से लोन लिया, आपने घर का लोन लिया, सपोज करो होम लोन लिया, आपने बैंक से इसको फाइनेंस करवाया, बैंक ने आपको लोन दे दिया सपोज करो 10 लाख का। ठीक है, और लोन कितना है, 10 ईयर्स का। इसमें क्या होता है, ये जो घर आपने लिया है ना लोन पे, ये घर जो है हाउस, ये हाउस जो है ना बैंक के पास हो जाता है कोलैटरल, या अगर
दूसरे शब्दों में क्या है ना, ये हो जाता है उसके पास गिरवी, सिक्योरिटी बोलते हैं इसको। इसका मतलब क्या होता है, अगर आपने बैंक का पैसा वापस नहीं किया, एनपीए हो गया वो, एनपीए होने के बाद बैंक फिर अपना सरफरेजी एक्ट के तहत वो अपना काम करेगा, और फिर वो क्या करेगा, क्योंकि आपने घर को बंधक बना रखा है बैंक के पास, तो फिर बैंक क्या करेगा, आपका घर बेच देगा, लोन का अमाउंट अपना ले लेगा, और जो पैसा बचेगा घर बेचने के बाद वो आपको वापस कर देगा। इसको कहते हैं कोलैटरल। लेकिन अब एक कागज बनना चाहिए ना, जिसमें आप कहते हो बैंक को कि अगर हम आपको पैसे वापस नहीं किए तो आप मेरा घर बेच देना, जो मैंने आपके पास गिरवी रखा है, किसके लिए, होम लोन के खिलाफ। ये जो लीगल डॉक्यूमेंट है ना, इस लीगल डॉक्यूमेंट को बोलते हैं लियन। ठीक है, लीगल डॉक्यूमेंट होता है और कुछ नहीं होता है। इसीलिए देखो वर्ड क्या यूज किया है, अ लियन रिप्रेजेंट्स अ क्रेडिटर्स लीगल क्लेम टू द डेटर्स प्रॉपर्टी एज कोलैटरल। ठीक है, इंश्योरिंग फाइनेंशियल ऑब्लिगेशंस आर मेट। अब देखो ये जो लियन होता है दो तरह का हो सकता है। एक होता है वॉलंटरी, जब आपने बैंक से लोन लिया घर का, और आपने घर को गिरवी रख दिया उसके पास, और कागज में लीगली लिख के दे दिया भाई वापस नहीं करेंगे तो बेच देना, ये आपने खुद से किया, बैंक वाले ने जबरदस्ती तो करवाया नहीं। एक होता है इनवॉलंटरी, कोर्ट ने ऑर्डर दिया विजय माल्या की संपत्ति पे अभी रोक लगा दो जब तक वो बैंक का लोन वापस नहीं करता। इसका मतलब विजय माल्या का जिस जिस संपत्ति को कोर्ट ने मेंशन किया है उस पर लीगल क्लेम हो जाएगा बैंक का, यानी कि जब तक मामला ठीक नहीं होता तब तक बैंक वाले उसको बस अपने पास रखेंगे, लीगल क्लेम होगा उनका। उसको कहते हैं इनवॉलंटरी, यहाँ कोर्ट ने जजमेंट दिया है। यही होता है लियन, ये याद करना सबसे इंपॉर्टेंट। देखो यही है, ये एक्सपेक्ट करो यूपीएससी तक के एग्जाम में आपका आएगा। ठीक है, ये क्लियर है। अब देखो ये शायद आपने सुना भी होगा, इंटरलिंकिंग ऑफ यूपीआई एंड टिप्स ऑफ द यूरो सिस्टम। ठीक है, ये आपने सुना है। आरबीआई ने एक बुलेटिन निकाला था 2 दिन पहले शायद। आरबीआई ने कहा था कि आरबीआई और यूरोपियन सेंट्रल बैंक्स एग्री कर गए हैं कि जो यूपीआई है और टिप्स, उसका इंटरलिंकिंग का प्रोसेस शुरू करेंगे, ताकि दोनों के बीच में क्रॉस बॉर्डर ट्रांजैक्शंस हो सके। ठीक है, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट हो सके बिटवीन इंडिया एंड द यूरोपियन यूनियन। पहले सिंपल सा पहले समझ लो, यूपीआई, यूपीआई का फुल फॉर्म यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। इसको डेवलप किसने किया है, एनपीसीआई ने। ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है भारत में। इंस्टेंट का मतलब ये तुरंत हो जाता है। ठीक है, यानी कि पेमेंट के साथ साथ सेटलमेंट भी इसमें हो जाता है। ठीक है, यूपीआई एनपीसीआई ने डेवलप किया है। ठीक है, और आप जानते हो भारत का यूपीआई सिस्टम वर्ल्ड में बहुत पॉपुलर है, और सबसे ज़्यादा जो पेमेंट भी हुआ है यूपीआई के द्वारा ही हुआ है पूरे वर्ल्ड में। इसने वीज़ा को पीछे छोड़ दिया था पेमेंट में। भारत सरकार चाहता है यूपीआई को इंडिया से बाहर भी आपका प्रमोट किया जाए। इसके लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने क्या किया है, भारत सरकार चाहता है कि यूपीआई को बाहर भी प्रमोट किया जाए। लेकिन यूपीआई डेवलप किसने किया है, यूपीआई डेवलप किया है एनपीसीआई ने। तो फिर एनपीसीआई ने क्या किया है, याद रखना एनपीसीआई का मालिक आरबीआई नहीं है। एनपीसीआई का मालिक जो है बैंक्स होते हैं। शायद 55+ बैंक है जो इसके ओनर हैं। तो इंडिया से बाहर यूपीआई को पॉपुलराइज करने के लिए एनपीसीआई ने सेटअप किया है एनपीसीआई इंटरनेशनल। ठीक है, जो इंडिया से बाहर यूपीआई को पॉपुलराइज करेगा। आज आप जानते हो यूपीआई किन किन कंट्रीज में है। यूपीआई देखो सिंगापुर में है, यूपीआई देखो यूनाइटेड अरब अमीरात में है, यूपीआई देखो भूटान में है, यूपीआई देखो नेपाल में है, फ्रांस में है, मॉरिशस में है और श्रीलंका में है। इसका मतलब सिंगापुर, यूएई, नेपाल, भूटान, फ्रांस, मॉरिशस और श्रीलंका 7 जगह है जहाँ पे यूपीआई एक्सेप्टेबल होता है। एक्सेप्टेबल का मतलब ये है ना कि इंडिया से जो जाएगा वहाँ पे, मान लो सिंगापुर में जिस दुकानदार में आप शॉपिंग करना चाहते हो, अगर उस दुकानदार में यूपीआई सिस्टम एक्सेप्ट कर रहा है तो आप वहाँ पे जाके पेमेंट कर सकते हो। इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि सिंगापुर वाले यूपीआई को यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे बात कर रहे हैं किसका, क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का। क्रॉस बॉर्डर पेमेंट का मतलब हो गया कि यहाँ पे यूपीआई का लिंक हो जाएगा टिप्स के साथ जो यूरो सिस्टम का है। ठीक है,
इसका मतलब आप यहाँ से यूपीआई के थ्रू वहाँ पैसा भेजो और टिप्स के थ्रू पैसा इंडिया में आ सकता है। ठीक है, ऐसा एग्रीमेंट भारत ने कर रखा है सिंगापुर के साथ, नेपाल के साथ भी क्रॉस बॉर्डर पेमेंट सिस्टम है, लेकिन यूपीआई और सिंगापुर का जो सिंगापुर पे है ना, उसके साथ ऐसा एग्रीमेंट हो चुका है। उसी के तरह ये किया जाएगा यूरोपियन यूनियन वाले के साथ। यहाँ तक ठीक है। अब देखो यहाँ पे आ गया वर्ड क्या, टिप्स। टिप्स का फुल फॉर्म होता है टारगेट इंस्टेंट पेमेंट सेटलमेंट। ये इंस्टेंट पेमेंट सिस्टम है जिसको ऑपरेट करता कौन है, यूरो सिस्टम। तो फिर ये यूरो सिस्टम क्या है, यूरो सिस्टम जो है ना वो सेंट्रल बैंकिंग सिस्टम है यूरोजोन का। तो फिर यूरोजोन क्या है, आपने सुना होगा यूरोपियन यूनियन। यूरोपियन यूनियन 27 यूरोपियन कंट्रीज का एक ग्रुप है। इसमें से 20 जो यूरोपियन यूनियन के कंट्री हैं उन्होंने मॉनेटरी यूनियन किया है। मींस उन्होंने डिसाइड किया है हम अपनी करेंसी को ख़त्म कर देंगे। ठीक है, और एक कॉमन करेंसी को अपनाया है, उस करेंसी को कहते हैं यूरो। तो जिस कंट्री में यूरो चलता है ना उसको यूरो एरिया या यूरो जोन बोला जाता है। इसमें टोटल कंट्री कितने हैं, 20। तो यूरोपियन यूनियन के 20 कंट्रीज यूरो जोन के मेंबर हैं। 20th कंट्री जिसने इसको ज्वाइन किया था वो था आपका क्रोएशिया, जिसने ज्वाइन किया था 1 जनवरी 2023 को। अब देखो जिस कंट्रीज ने अपना मॉनेटरी यूनियन किया है, मींस उसकी मॉनेटरी पॉलिसी एक सेंट्रल एजेंसी के द्वारा बनाया जाएगा। वो करता कौन है, यूरोपियन सेंट्रल बैंक। जैसे हमारे देश का सेंट्रल बैंक है आरबीआई, उसी तरह जिस कंट्री ने यूरो को अपनाया है उनके लिए है यूरोपियन सेंट्रल बैंक। ठीक है, वो उनका सेंट्रल बैंक है। इसीलिए एग्रीमेंट किसके बीच में हुआ है, आरबीआई, और एग्रीमेंट हुआ है ईसीबी यूरोपियन सेंट्रल बैंक के बीच में। फिर देखना बाद में एग्रीमेंट किसके साथ होगा, एनपीसीआई के साथ, यानी कि वो यूपीआई करेगा, और वहाँ पे देखना यूरो सिस्टम जो टिप्स को ऑपरेट करता है, फिर इसके बीच में एग्रीमेंट होगा। अभी टर्म्स एंड कंडीशंस हमारे सामने नहीं आया है, शुरू में कौन कौन से बैंक इसमें शामिल होंगे हमें उसका वेट करना होगा। ठीक है, फिर एक रिपोर्ट आया था कैंटर ब्रांड्स टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडियन ब्रांड रिपोर्ट। इसमें टॉप 5 ब्रांड्स इंडिया के बताए गए हैं। टॉप पे इस बार फिर कौन आ गया है, HDFC, सेकंड पे कौन है, TCS, थर्ड पे एयरटेल, फोर्थ पे इन्फोसिस और फिफ्थ पे है ICICI बैंक। देखो कंटार ब्रांड्स टॉप 100 मोस्ट वैल्यूएबल इंडिया ब्रांड रिपोर्ट, सबसे पहले इसने अपना रिपोर्ट पब्लिश किया था 2014 में। ठीक है, 2014 से लेकर आप देखो 2020 तक 21 तक भारत का मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड HDFC बैंक हुआ करता था। TCS ने HDFC बैंक को ओवरटेक कर लिया 22 में, और फिर 2 साल के बाद यानी कि 2025 में HDFC बैंक फिर भारत का सबसे मोस्ट वैल्यूएबल ब्रांड बन गया है। ठीक है, फिर इंडिया और कनाडा उसने साइन किया है टर्म्स ऑफ रेफरेंस टू रीस्टार्ट टॉक्स ऑन सीपा। ठीक है, देखो इसको अनाउंस किसने किया था, पीयूष, हमारे यूनियन मिनिस्टर फॉर कॉमर्स एंड इंडस्ट्री पीयूष गोयल साहब ने। कहाँ पे, वो खिताब कर रहे थे इंडो कैनेडियन बिजनेस चैम्बर्स कन्वेंशन इन न्यू दिल्ली ऑन 24 नवंबर 2025। ठीक है, वहाँ पे उन्होंने किया सीपा, कॉम्प्रिहेंसिव इकोनॉमिक पार्टनरशिप एग्रीमेंट, सिंपल फुल फॉर्म के लिए। इसके लिए मैं आपको फिर सजेस्ट करूँगा, भारत बहुत देशों के साथ फ्री ट्रेड कर रहा है एग्रीमेंट। FTA क्या होता है, सीपा क्या होता है, फ्री ट्रेड क्या होता है, फिर उसमें क्या टर्म्स कंडीशंस होते हैं, टैरिफ बैरियर, नॉन टैरिफ बैरियर वगैरह वगैरह क्या होता है। इसके लिए ना मैं अभी भी सजेस्ट करूँगा, एक वीडियो अपलोड किया है जिसमें इसके बारे में टोटल डिस्कशन किया गया है, इंडिया इजराइल डिस्कस FTA, और उसमें वो सारे टर्म्स को एक्सप्लेन किए गए हैं। हुआ क्या था, भारत और कनाडा के बीच में फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए टॉक्स हो रहे थे। 2022 में इसको बंद कर दिया गया। क्यों, क्योंकि उस समय जो प्राइम मिनिस्टर थे कनाडा के, जस्टिन ट्रूडो ने भारत पे आरोप लगाया कि एक खालिस्तानी टेररिस्ट था हरजीत सिंह निज्जर, उसको कनाडा में किसी ने मार दिया। उसने कहा कि हिंदुस्तान की सरकार ने करवाया है। इंडियन गवर्नमेंट ने इसको कहा कि हमने नहीं करवाया। फिर संबंध और ख़राब होते चले गए। जब से कनाडा के नए प्राइम मिनिस्टर आए हैं मार्क कार्नी, ठीक है,
और डोनाल्ड ट्रंप जब से आए हैं तब से कनाडा हर देश के साथ अपना संबंध सुधारना चाहता है। कनाडा चाहता है कि वो यूएस पे अपनी निर्भरता कम करे। इसीलिए मार्क कार्नी जो साउथ कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर हैं वो मोदी साहब से मिले थे साउथ अफ्रीका में। साउथ अफ्रीका जैसे कल का था करंट अफेयर्स का वीडियो, साउथ अफ्रीका में G20 की मीटिंग हुई थी, वहीं पे मोदी साहब और कार्नी के बीच में मुलाकात हुई थी और दोनों देशों ने वहाँ पे एग्री किया था जो हम अपना देश का जो बायलैटरल ट्रेड है ना उसको डबल करके करेंगे, कितना $50 बिलियन करेंगे बाई 2030। ठीक है, ये टारगेट है इन्होंने रखा है। यहाँ तक क्लियर है। उसके बाद उन्होंने डिसाइड किया है कि फिर से हम इसको रीस्टार्ट करेंगे। तो जब भी आप किसी फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के लिए या सीपा के लिए बात करोगे तो सबसे पहले टर्म्स ऑफ रेफरेंस आपको तैयार करना पड़ता है। ठीक है, तो जो नया टर्म्स ऑफ रेफरेंस होगा सीपा के टॉप के लिए, पीयूष गोयल बोलते हैं कि हम उसके लिए फिर से तैयार हो गए हैं और हम जल्दी से जल्दी इस एग्रीमेंट को पूरा करेंगे। उसी पीएम मोदी और मार्क कार्नी के जो डिस्कशन हुआ था उसमें ये भी हुआ था इंडिया फिर से यूरेनियम का इंपोर्ट करेगा फ्रॉम कनाडा, ये भी बात हुई थी। इसके लिए मेरा सेशन फिर रहेगा एक बार आप देख लो, इंडिया इजराइल FTA, ये वीडियो का टाइटल है। बैंकिंग एंड फाइनेंस वाले में इसी में आपको मिल भी जाएगा। ठीक है, उसका लिंक भी, ये सारा चीज़ क्लियर हो जाएगा। और लास्ट में एक छोटा सा न्यूज़, इसमें ज़्यादा नहीं एक्सप्लेन कर सकता क्योंकि बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। भारत सरकार ने 4 लेबर कोड को नोटिफाई कर दिया है। ठीक है, ये नोटिफिकेशन कब इशू हुआ था? 21 नवंबर 2025 को। इसने 29 ओल्ड लेबर कोड्स को रिप्लेस किया है। ये 4 कौन है? कोड ऑन वेजेस 2019, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड 2020 एंड कोड ऑन सिक्योरिटी, सोशल सिक्योरिटी। ये जो है ना, ये 3 कोड है। लेकिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने कहा कि इसको जो इम्प्लीमेंट है ना अगले नेक्स्ट 45 डेज में किया जाएगा। जैसे कोड ऑन वेजेस है ना 2019, इसमें मिनिमम वेज निर्धारित किया जाएगा जो पूरे हिंदुस्तान में लागू होगा। गवर्नमेंट कह रहा है इसके लिए हम पहले एक कमेटी बनाएंगे जो ये डिस्कस करेगा। तो आप सिर्फ इतना ही याद रखना, कितने लेबर कोड को रिपील किया गया है? 29। 4 जो लागू किया गया ना उसके नाम क्या है? कोड ऑन वेजेस, ठीक है, हेल्थ एंड वर्किंग कंडीशन कोड, इंडस्ट्रियल रिलेशन कोड एंड कोड ऑन सोशल सिक्योरिटी। यही ध्यान रखना आप, बस इतना भी याद कर लो काफ़ी रहेगा। ठीक है, तो आज के वीडियो में इतना ही था। अभी MCQ के साथ नहीं दे रहे हैं, है ना। और अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको आप शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ ताकि ज़्यादा के लोगों के पास ये वीडियो पहुंच सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।